हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, पिछली वाली वीडियो मैंने एक सामाजिक विज्ञान के पहले एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि अब जो क्वेश्चन मैं MCQ का लाऊंगा तो वो होगा चैप्टर वाइज होगा। तो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो नई बुक वाले में तो ऐसा ही है, भारत में राष्ट्रवाद ये पहला ही चैप्टर है। तो इसको हम लोग इस पार्ट से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं, देखिए चैप्टर 1 में कई बहुविकल्पियाँ हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैंने केवल 20 ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम 20-20 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम जो है आप बोर्ड एग्ज़ाम होते होते काफ़ी क्वेश्चन को हम कवर कर सकें। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 95 प्लस मार्क्स, क्योंकि यदि आप हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स अचीव करते हैं तो वहाँ से आपका क्या होता है, परसेंट काफ़ी अच्छा बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैंने देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है प्रश्न नंबर पहला, और इसमें दिया गया है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, यानी कि राष्ट्रवाद जो है किस देश से फैला है या फिर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फ्रांस, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में है इटली, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इंग्लैंड। तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान का ये वाला चैप्टर यानी राष्ट्रवाद का चैप्टर पढ़ लिया है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ तो वो फ्रांस नाम का एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है, यानी फ्रांस की राजधानी मैं पेरिस बता रहा हूँ। तो इसी देश से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका दिया गया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वापस वहाँ से कब आए थे, यानी किस सन में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका 1914 में, यानी 1914 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1918 में, यानी 1918 में, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1915, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, 1919 में। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि देखिए महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1914 में, यानी कि सॉरी 1915 में, 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 ऑप्शन नंबर जो ये वाला है 1915 वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कब लौटे थे वहाँ से, तो 1915 में, 1915 बोल सकते हैं आप। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपका क्लियर दिखे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है करो या मरो का नारा किसका था, यानी किसने करो या मरो का नारा जो है दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद, और ऑप्शन नंबर सी में है भगत सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, महात्मा गांधी दिया गया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये तो खैर बचपन से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि करो या मरो का नारा जो दिया गया था हमारे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे विद्यालय में जब हम 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन हमारे अध्यापक जो है पूछ लिया करते हैं कि बताओ भाई करो या मरो का नारा किसने दिया था, या फिर बताओ कि राष्ट्रगान के लेखक कौन थे। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप लोग अभी देखिए 10th में आ चुके हैं तो आप सभी को इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मन लगा कर पढ़िए आप लोग, क्योंकि आपको देना है बोर्ड एग्जाम। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर, फोर्थ की ओर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा में आपसे पूछ रहा है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1919 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1924 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, 1934 ईस्वी में, यानी 1934 में। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था वो 1929 में हुआ था, यानी 1929 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं। ठीक है, आप एक कॉपी में अपना नोट बना लीजिएगा ताकि आप देखो वीडियो देखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप इन सभी क्वेश्चन को जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए, नोट्स बना लिया कीजिए। वहाँ से आप क्वेश्चन को याद करेंगे तो आपको जो है जल्दी से
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी में है जिनेवा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है फिलहाल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यानी 6वें की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6वें में आपको यहाँ पर दिया गया है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जलोढ़ मृदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लाल मृदा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लैटराइट मृदा। समझ रहे हैं इस बात को, तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो खैर बच्चा भी जानता होगा भाई, कपास की खेती के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो होती है काली मृदा। आप सभी लोग जानते होंगे भाई इतना तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 बनाया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती से 8 लिख दिया था इसलिए यहाँ पर गड़बड़, आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां में आपको दिया गया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गहन खेती, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई है, और ऑप्शन नंबर सी में है वनोन्मूलन है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या अति पशु चारण है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाए, यानी पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण था वो अधिक सिंचाई था। क्या था? अधिक सिंचाई था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें को आप ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा भी। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अब देखिए 2 दिन वीडियो यहाँ पर नहीं आ पाया, उसके लिए भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट किसी कारणों की वजह से वहाँ पर वीडियो नहीं आ पाया था। समझ रहे हैं इस बात को, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन जो है संबंधित किससे, तो चिपको आंदोलन संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन है, और आपके आंसर्स दिए गए हैं, यानी ऑप्शन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या मृदा संरक्षण, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वायु संरक्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वन संरक्षण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जल संरक्षण। समझ रहे हैं इस बात को, तो देखिए चिपको आंदोलन जो संबंधित है ये संबंधित आपके वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वन संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है क्वेश्चन आपका 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है टिहरी बांध परियोजना। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोल सकते हैं इसको, बांध से क्वेश्चन इकट्ठा पूछ लिया जाता है। तो बोल रहा है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, यानी किस स्टेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए टिहरी जो बांध है, ये टिहरी जो बांध है ये उत्तराखंड नामक एक राज्य में स्थित है जो कि भारत में है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में अभी टोटल वर्तमान की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है, ऐसा आप बोल सकते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर रबी की फसल है कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चावल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मोटे अनाज, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या चना, या फिर बोल सकते हैं काला चना बोल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में है कपास। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 10। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रबी की फसल है उसमें है चना, जिसे हम लोग काला चना के नाम से भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है क्वेश्चन आपका 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, यानी कौन सी रेशेदार यहाँ पे फसल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जूट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जौ, और ऑप्शन नंबर सी में है कॉफ़ी, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या रबर है। ठीक है,
तो आप सभी लोग को पता होगा कि एक रेशेदार जो फसल है वो क्या है, तो जूट क्या है, एक रेशेदार फसल है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, होगा भी। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज, ठीक है, किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका बॉक्साइट, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लौह अयस्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अभ्रक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, तांबा दिया गया है। समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा भाई। यानी झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है अग्रणी है, यानी कि फेमस है बोल सकते हैं, तो ये अभ्रक के लिए है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यानी 13वां वाला है। और इसमें आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सड़क परिवहन, ठीक है, यानी सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेल परिवहन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, वायु परिवहन। समझ रहे हैं इस बात को। तो भारत में देखिए जो यहाँ पर पूछा जा रहा है परिवहन साधन भारत में प्रमुख है, तो देखिए भारत में सबसे प्रमुख जो परिवहन है वो है सड़क परिवहन। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका जो है करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा यार। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विधानसभाओं में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राज्यसभा में, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया लोकसभा में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज सभाओं में जो है महिलाओं को आरक्षण देना सुनिश्चित है। समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की ओर, यानी 15 की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी कि संघीय राज्य नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया मणिपुर, समझ रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, दिल्ली दिया गया है। तो दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है, आप इसे केंद्र शासित प्रदेश के भी नाम से जाने जाते हैं। ये जो दिल्ली है वो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि संघीय राज्य है। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये जो है यूनियन टेरेटरी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, यानी 16वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है। यानी धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये जो है यह मान्यता किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया समुदाय पर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया संप्रदाय पर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, सांप्रदायिक प्रश्न। ठीक है। तो देखिए धर्म की जो सामाजिक समुदाय का जो कारण काम करता है यह किस पर आधारित होता है, तो ये सांप्रदायिक पर मान्यता होता है। ठीक है, सांप्रदायिकता बोल सकते हैं यार, मैंने यहाँ पर थोड़ा सांप्रदायिकता होता है, एकता यहाँ पर लिख लीजिएगा, सांप्रदायिकता पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सतलुज बांध से, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया नागार्जुन बांध, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हीराकुंड बांध, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सरदार सरोवर बांध दिया गया है। समझ रहे हैं इस बात को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सरदार सरोवर बांध। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है क्या 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सेकंड में है 14 नवंबर को,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, यानी थर्ड में 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15 अगस्त को। तो ये क्वेश्चन देखिए आप बहुत आसान ही आप सभी लोग को आना चाहिए कि मानवाधिकार दिवस जो होता है वो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। समझ रहे हैं इस बात को, कितने को, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, निम्न में से किसे औसत आय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कुल आय, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नियमित आय, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, अल्प रोजगार आय। तो देखिए औसत आय भी कहते हैं, यहाँ पर प्रति व्यक्ति को जो है औसत आय भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ एमसीक्यू तो 20-20 का क्वेश्चन लाता हूँ। जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आएगा तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 20 की जगह 40-50 ऐसे भी हो सकते हैं, तो एग्ज़ाम के पीरियड में होगा। समझ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ पर तो दिया गया है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राजस्थान, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बिहार, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मेघालय दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति की आय जो राज्य सबसे अधिक है, मतलब किस राज्य में, तो वो हरियाणा राज्य में जो है जो प्रति व्यक्ति की जो आय है वो सर्वाधिक है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, जो कि आप सभी लोगों को, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।